नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारतीय आद्य चिंतन में अर्थ की महत्ता के बारे में बताया गया है। हमारे 4 जो महापुरुषार्थ हैं उसमें भी सबसे पहला पुरुषार्थ अर्थ है। इसके बाद काम, धर्म और मोक्ष है। इसलिए अर्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं है और सभ्यता के विकास से लेकर के और सभ्यता के आधुनिक दौर तक अर्थशास्त्र, आर्थिकी ये इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसके बगैर हम सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारा देश लगातार उत्तरोत्तर आर्थिक दृष्टि से, वित्तीय दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक रंगमंच पर और विश्व में भारत की जो स्थिति है वह बढ़ रही है। आर्थिक रूप से भारत मजबूत हो रहा है और वैश्विक महाशक्ति की तरफ अग्रसर है। ऐसे तमाम विषयों पर आज हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार ठाकुर जी। प्रोफेसर ठाकुर भारतीय आर्थिकी परिषद के अखिल भारतीय संयोजक है। डॉक्टर ठाकुर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर जी, जब हम अर्थ की बात करते हैं, वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं, वित्तीय विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ये आज की गति पर हम चर्चा जरूर करते हैं। तो आज जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो हमें नए उड़ान और नए छलांग की तरफ अग्रसर कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है? विकास की जब गति प्रारंभ होती है जी, तो उसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर प्रमुखता से बल दिया जाता है जी। वो सबसे पहले जो है शिक्षा, ज्ञान, और शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जी, उसका रिलेवेंस क्या है इकोनॉमी में, उस शिक्षा का जो रिलेवेंस क्या है इकोनॉमी में, अर्थतंत्र को मजबूत करने में जो शिक्षा सहायक हो उस पर फोकस किया जाता है। फिर आर्थिक संरचना का स्वरूप तैयार किया जाता है और उस स्वरूप के अनुसार हम काम करते हैं तो आर्थिक प्रगति के पथ पर बढ़ते हैं जी। हमारे देश के आज़ादी के 75 वर्ष हो गए जी, 75 ईयर्स हो गए हैं। इसमें हमने बहुत सारी योजनाओं का निरूपण किया। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हुए, जो हमारा देश जो हुआ, बहुत तरह के आर्थिक योजनाओं का निरूपण किया और वह ट्रायल एंड एरर की तरह हर पंचवर्षीय योजना में हमारे मुख्य उद्देश्य जो हैं, मेन ऑब्जेक्टिव बदल जा रहे थे और इस बदलते क्रम में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हम जो जिस ग्रोथ रेट की परिकल्पना करते थे हर पंचवर्षीय योजना में, उसको प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये काल चलते रहा और 1990 का साल आ गया। उस समय मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। जी, जी। इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति का निरूपण किया जी। जिसमें प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये जो हैं और उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, 3 तरह की प्रक्रिया को अपनी अर्थव्यवस्था को द्रुतगामी बनाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने के लिए ये 3 तरह के उपाय अपनाए गए, जिसके कारण हमारी विकास की गति जो है मुख्य रूप से अपनी पटरी पे आ गई और हमारे जो हमारा जो लिगेसी था, हमारी जो विरासत थी और हमारी उस विरासत पर हम चलने का प्रयास शुरू कर दिए। विकास की गति एक नए सिरे से, एक नई गति से प्रारंभ हो गई और इस प्रकार। नहीं प्रोफेसर साहब, हम जब वर्तमान दौर की बात करते हैं जी, तो वर्तमान दौर में ऐसा लगता है कि जैसे हम एक छलांग लगाने की स्थिति में हैं। जी,
मतलब एक गजब का मतलब मिरेकल देखा जा रहा है आर्थिकी वाले क्षेत्र में, इकोनॉमिक वाले क्षेत्र में। ये ऐसा क्यों, ऐसी परिस्थिति कैसे विकसित हो पाई है अपने देश में? ऐसी परिस्थिति जो हमारा, हमने बताया कि जो मेरा नई ट्रेडिशनल मतलब जो हम स्वतंत्रता के बाद से जिस ट्रैक पर थे, उस ट्रैक से थोड़ा सा हमने चेंज किया आपको। और तब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत 10 वर्षों तक अर्थव्यवस्था का काम उत्तरोत्तर बढ़ते रहा, और हम लोग 6-7% के ग्रोथ रेट के बीच में वेरी पहले मुझे लगता है कि 2-3 पर रहते, वो हिंदू ग्रोथ रेट था 90 से पहले, और उसके बाद हम 6 से 7% के बीच में कवर करते रहे। अभी का जो ग्रोथ रेट है 7.5 है, जो किसी भी विकसित राष्ट्र के और विश्व का कोई भी जो है अर्थव्यवस्था जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है। तो उस ग्रोथ रेट पर है। ग्रोथ रेट की परिकल्पना है 2 तरह से उस काउंट होता है। वो बड़ा जरूरी चीज़ है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रोथ रेट क्या है भाई। डेवलपमेंट तो लोग समझता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो लोग डेवलपमेंट समझता है। बट ये ग्रोथ रेट लोगों को समझ में नहीं आती है। ग्रोथ रेट जो है सर, वो करंट प्राइस, जो करंट प्राइस होता है उस पर आधारित होता है जी। और डेवलपमेंट जो है सर, सो एक्चुअल प्राइस जो है, जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी होता है, उस परचेजिंग पावर के आधार पर जो रेट तैयार होता है, उसको हम सर ये कहते हैं 2 तरह का ग्रोथ रेट होता है। एक होता है करंट प्राइस पर, और एक होता है एक्चुअल प्राइस पर जी। तो एक्चुअल प्राइस पर जो आधारित होता है वो डेवलपमेंट रेट होता है, और जो करंट प्राइस पर होता है वह ये ग्रोथ रेट होता है। ये दोनों क्षेत्र में, यानी दोनों जो रेट है, उसमें हमारे देश का पोजीशन क्या है? नहीं, हमारे देश का पोजीशन तो अब हम डिस्कस हम उस पे आ रहे हैं जी। कि हमारा देश जो है सामाजिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं, और सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, हम में शिक्षा का विकास हो रहा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत हैं जी। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज रहता और ग्रोथ ह्यूमन रिसोर्सेज है, और उसको और हम ह्यूमन कैपिटल में अगर परिवर्तित कर पाते हैं अपने रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी परिकल्पना के आधार पर, अपने उद्देश्य के आधार पर, अपने टारगेट के आधार पर, तो हम तो डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाते। लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल अभी तक नहीं बना पाए हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति के द्वारा चल रहे थे। हमारे यहाँ ये जो हमारे नए प्रधानमंत्री जी हैं ना, इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है। जैसे हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। बहुत एक विश्वविद्यालय बहुत सारे कॉलेजेज और बहुत सारे एरिया को कवर करता था, जिसको सही रूप से वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था, परीक्षा की व्यवस्था, उसके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं ठीक से हो पा रही थी। इसलिए इन्होंने विश्वविद्यालय का 500 से बढ़ करके 1143 पहले ऐसा देखा जाता था अनिल जी कि जो यूनिवर्सिटी है वो केवल एग्जामिनेशन का एक जंक्शन सेंटर बन करके रह गया है। बट इधर के दिनों में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर के दिनों में पहले एग्जामिनेशन सेंटर हुआ करता था, और एक्चुअल में आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, उसमें बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था है, वो शैक्षिक व्यवस्था क्या उसको लागू करने की स्थिति में है। इस पर हम पहले चर्चा करना चाहेंगे कि हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई सारे विश्वविद्यालयों का एग्जाम्पल दिया है। आंध्रा यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, बनारस BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की है। लेकिन मैं वहाँ की भी बात करता हूँ। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितनी अवधारणा है, जिसने संकल्प तैयार किए गए हैं, वो उस पर काम अभी नहीं हो रहा है।
और अगर उस पे काम कुल होता, मिलाकर के उस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। जी अक्सर हैं। उसमें वोकेशनल कोर्सेज जितने हैं, वोकेशनल शिक्षा जो जिसके लिए प्रधानमंत्री ने एक विश्वकर्मा योजना भी लागू किया है। बिल्कुल बिल्कुल विश्वकर्मा योजना लागू किया है जो हमारी पुरानी पद्धति की ओर इंगित करता है। जब हम आज से 70 साल, 75 साल, 80 साल पहले जिस आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी, हमारे आर्थिक जीवन परिचालित होते थे, उसी को उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे पास उतने एम्प्लॉयमेंट देने की सरकारी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जा रहा है, उससे कुछ रहा है, बहुत कम हो रहा है। उसका कारण है कि सर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नीति बनती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं मूल रूप से वो बंद होते जा रहे हैं और बंद होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो अर्थव्यवस्था में आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं, आपने जो कहा कि जो नई इकोनॉमी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के अभी आए, फिर विश्वकर्मा योजना लेकर के आए, उसी प्रकार मुझे लगता है कि जनमन योजना करके जनधन योजना है आदिवासियों के लिए, फिर जनधन योजना लेकर के आए। फिर अभी चल रहा है पूरे देश भर में कि हाँ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामला है, तो उसी प्रकार स्टार्टअप का एक नया उन्होंने इनिशिएटिव लाया। तो ये सब सारी चीज़ें जो नई स्कीम, मेक इन इंडिया है, तो ये जो नई स्कीम है, नई चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों को जो लेकर के आए हैं, तो जो हमारा लक्ष्य है, जो अपने प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल के बाद जो लक्ष्य रखा है कि हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होंगे, तो क्या इस व्यवस्था से और इस पोजीशन से हम वो प्राप्त कर पाएंगे? देखिए सर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है जी। हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में आप देख लीजिए, एजुकेशन के सेक्टर में भी उन्होंने बहुत काम किया है। 1113 विश्वविद्यालय कर दिया, उसके 47,797 कॉलेजेज, गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं। इसी तरह से IMA, IIT, IIM, ये सब का बड़े पैमाने पर उन्होंने व्यवस्था किया है। हर राज्य में IIM है और करने जा रहे हैं। हर IIM एंड IIT हर राज्य में उन्होंने किया है। और किसी आप क्या कहें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना किया है, किसी राज्य में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल्कुल किया है। तो इस सब तरह से चाहते हैं कि कौशल विकास हो, स्किल डेवलपमेंट का शिक्षा जो है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाया जाए, जिससे हम ह्यूमन कैपिटल की ओर आगे बढ़ें। ये प्रधानमंत्री जी का है, ऐसा विश्वास है। और वो चाहते हैं कि अगर हम इस पर काम करते रहेंगे, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है सही रूप से अपने ऑब्जेक्टिव पर आ जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था सही रूप से 2047 में, ऐसी उनकी परिकल्पना है कि 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। जबकि अभी हम जो है सर 3.75 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारी है। और ऐसा IMF का रिपोर्ट है कि 2027 में हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और 2047 तक हम 30 ट्रिलियन डॉलर की ओर पहुंच पाएंगे, ऐसी परिकल्पना है। लेकिन सर आज के दिन में भी 44% जो लेबर फोर्स हैं जी, वो एग्रीकल्चर पर आधारित है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ जो है कि कुल मिलाकर के हम 3 सेक्टर की बात करते हैं। एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक है सर्विस सेक्टर। जी। तो हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो सबसे ज़्यादा दबाव है वो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही आधारित है। तो इसके लिए मतलब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इस फोर्स को दूसरे तरफ डाइवर्ट करने के लिए क्या हो रहा है? देखिए सर, हम तो परिकल्पना कर रहे हैं 2047 में कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा
हमारा दूसरे देशों का इतिहास रहा है जी। कि यंग जहाँ युवा शक्ति रहती है, युवा जनसंख्या जहाँ ज़्यादा रहती है, होती है, वहाँ विकास के सारे आयाम खुल जाते हैं और लोगों में ये भावना होती है काम करने की कि हम कुछ करें। युवा शक्ति में ये भावना होती है, उसी आधार पर काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी 44% लेबर फोर्स जो है एग्रीकल्चर पर है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अभी देखिए, अभी जो अंतरिम बजट आया है उस बजट में फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी कम कर दिया गया है जी। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उसमें मुनाफा बहुत कम रहता है, उसमें विकास की गति बहुत कम होती है और एक ही परिवार के कई लोग एक ही काम में लगे हुए रहते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट का अवसर रहता या काम के दूसरे अवसर होते एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर बेस्ड अलग छोटे छोटे इंडस्ट्री को स्थापित करके अगर उसमें काम करते। नहीं, आपने ही बड़ी अच्छी बात कही ना कि जो अभी जो इनिशिएटिव नई चीज़ें ली जा रही है उसमें स्टार्टअप नया आया है, फिर स्किल डेवलपमेंट आया है, फिर स्टार्टअप के कारण जो औद्योगिकरण, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सरकार की अपनी एक अपना एक वो होता है, औड़ा होता है और अपना एक अपनी सीमा होती है। तो डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण है, जब तक कोई निवेश नहीं करे, प्राइवेट निवेश नहीं करे, विदेशी निवेश नहीं करे, तब तो डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस सरकार ने तो इस दिशा में काफ़ी काम किया है, बहुत सारा काम किया है और उसके अभी की स्थिति में 1,85,000 पर कैपिटा इनकम हमारे देश का करंट प्राइस पे है। हाँ, तो क्योंकि बहुत बड़ा ना। लेकिन आप उस पर दृष्टिपात कीजिए कि 1,85,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है हमारे देश के आम लोगों। क्या आम लोग उस पर खड़े उतर रहे हैं? हम ज़मीनी हकीकत पे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं सर। सब लोगों को 1,85,000 रुपया नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका 90% लोगों की आमदनी का जो आंकड़ा है वो। चलिए हम तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लगातार ग्रोथ कर रही है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और आप स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इसलिए बढ़ रही है, इसलिए मजबूत हो रही है क्योंकि हम स्किल हमारा जो है वो डेवलप कर रहा है। तो ये स्किल के कारण जो हमारा प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भाई स्किल के कारण हम विकसित हो रहे हैं, वही हमको विकास करेगा। तो ये स्किल के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं? स्किल के क्षेत्र में तो अभी आम लोगों में चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री ने 9 वर्षों में स्किल ट्रेनिंग का बहुत सारा प्रयास किया और बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है, जो ट्रेनिंग संस्था जो चलाते हैं वो उस विषय पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन स्किल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल का डेवलपमेंट अभी देखिए सर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेट जो है स्किल में 28% है और 28% ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है। सही में 28% व्यक्ति ही हायर एजुकेशन और स्किल इंडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसी से हम आप आंकड़ा निकाल सकते हैं कि 28%, 100 का 28 व्यक्ति ही काम कर रहा है स्किल इंडिया के क्षेत्र में। तो स्किल इंडिया का काम बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो तो स्वाभाविक है, तो हम इसलिए तो 25 साल का समय भी हम लोगों ने लिया है। अब इधर के दिनों में आप देखिए कि जैसे बैंक से लोन लेने कोई जा रहा था तो इतना पेचीदा मामला था कि कोई भी काम करने के लिए बैंक से लोन लेने में परेशानी होती थी, तो वो आसान हुआ है। स्किल के क्षेत्र में आसानी आई है और ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी ह्यूज मनी डाला गया है, काफ़ी पैसे डाले गए। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक वो रूफ टॉप क्या कहते हैं कि सोलर पैनल का 1 करोड़ का उन्होंने
किया है। तो काफ़ी पैसे गाँव की तरफ जा रहे हैं। और तो ये आपको नहीं लगता है कि जो गांव में पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो गांव की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, और गांव की जब अर्थव्यवस्था सुधर रही है तो 60% लोग हमारे गांव में रहते हैं। जी, तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर किया है, जो आवास योजना है, पानी की योजना है, ये पानी की व्यवस्था उन्होंने किया है। फूड के लिए उन्होंने 2 करोड़ जो गरीबी रेखा वाले लोग हैं उनको उन्होंने फ्री अन्न देने का तैयार किया है। लेकिन और साथ ही साथ लेकिन सर जहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, अभी रूफ वाला आप बताए, चाहे जहाँ से विकास की योजनाएं शुरू होती हैं वहाँ लोग कितने आदमी काम पे जा रहे हैं, सारे लोग सर्विस सेक्टर की ओर जा रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का विकास नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा सही माने में, तो जो सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा लोग काम करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम अपनी परिकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो तो सही रूप में नहीं खड़ा उतर पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा तो है ये, हमारा जो सब्जेक्ट है आज का जो विषय है वो ये है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार चुनौती देते हुए अपने आप को सबलता के साथ खड़े कर रहे हैं। तो इसमें अब आपने ही खुद बताया है कि भाई हम सर्विस सेक्टर में भी आगे बढ़ रहे हैं, हम नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी हमने काफ़ी काम किया है। तो ये जो सारी चीज़ें बढ़ रही है, इससे आपको नहीं लगता है कि जो हम आने वाले समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? आप खुद इस पे विचार कर सकते हैं, हम भी चर्चा करेंगे, आप भी उस पे चर्चा कर सकते हैं कि हम किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम डेवलप्ड इकोनॉमी 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा एक छलांग मारेगा, जैसे जर्मनी का मारा, जैसे जापान का मारा, जैसे दक्षिण कोरिया का मारा, जैसे सिंगापुर का मारा, उस तरह से हम भी एक छलांग की परिकल्पना कर रहे हैं। तो वैसी परिकल्पना कर रहे हैं तो वो तो सफलता होता दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अभी दिख कैसे रहा है सर? हम धरातल पर नहीं आ रहे हैं, हम एक परिकल्पना कर रहे हैं। आप गांव में जाइए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। आप कुछ लोग, आप जो अन्न दे रहे हैं, गरीब लोगों को जो अन्न प्रदान कर रहे हैं, वो गरीब उसका यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं, उस विषय पर हम बार बार आपको जिस क्षेत्र आप क्षेत्र प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास का एक बहुत बड़ा परिकल्पना किया है कि हमारा जो 29% युवा है जी, वो 29% युवा जो है एक चमत्कार करेगा, मिरेकल लाएगा। हाँ, मिरेकल लाएगा। और तरह तरह के स्टार्टअप के द्वारा ऐसी अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल, छोटे छोटे इंडस्ट्री को लगाएगा जैसा पहले होता था, और उसमें रोजगार भी काफी कुटीर उद्योग, उसमें रोजगार भी मिलेगा। एक आदमी एक काम करता है, उसमें 10 लोग रोजगार पाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने टूरिज्म डेवलपमेंट का परिकल्पना किया है। अब अयोध्या को देखिए, उज्जैन को देखिए, हर कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ से लोग जो हैं, टूरिस्ट लोगों की संख्या बढ़ रही है, विदेशी का भी और देश के लोग भी वहाँ जा रहे हैं। उससे सैकड़ों इंडस्ट्री काम कर रहा है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे अर्थव्यवस्था में जो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। तो ये है। दूसरा, उन्होंने जैसे हमारे यहाँ साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम विज्ञान के क्षेत्र में इतने प्रबुद्ध हैं कि चंद्रमा के बिल्कुल हम लोग गए, वहाँ गए हैं, चंद्रयान पर हमने गया है। G20 का इन्होंने अध्यक्षता किया जी, जो एक बहुत बड़ा हमारी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम अर्थव्यवस्था को, और कई सारे हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। 5487 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ईयर इन्होंने का विकास हो रहा है। कम्युनिकेशन का साधन बढ़ रहा है, जिसके द्वारा सर व्यापार और नई नई चीज़ें का इनोवेशन होगा और उससे आर्थिक विकास की गति आगे बढ़ेगी। लेकिन ये छलांग जो है सर जी, ये छलांग की परिकल्पना पूर्ण होगी, ये विचारणीय विषय है सर।
वही है कि जैसे हमारी परचेजिंग कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? हमारी परचेजिंग कैपेसिटी भी तो बड़ी है। हाँ, परचेजिंग पावर हमारी बढ़ी है जी, परचेजिंग पावर बढ़ी है, लेकिन उसके तुलना में जो प्राइस राइज हो रहे हैं, जी, प्राइस राइज हो रहे हैं सर, हमारी सैलरी बढ़ी है, हमारे टैक्स स्ट्रक्चर भी बढ़े हैं। जी, हम प्रधानमंत्री जी को टैक्स के रूप में भी बहुत सारा इनकम आमदनी आ रहा है, जीएसटी के और सारे कुछ डायरेक्ट टैक्स का उन्होंने किया है। तो इसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है, विकास के लिए आयाम तैयार हो रहे हैं। लेकिन परचेजिंग, जैसे जीएसटी की ही बात की आपने, तो जीएसटी के माध्यम से सरकार को तो फायदा काफी हो रहा है। दोनों सरकार को हो रहा है, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र को भी हो रहा है, दोनों को हो रहा है सर। तो इसका तो कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट के साथ डेवलपमेंट से जुड़ाव है ना सर। जी, जी। तो इसी ये जो आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जी, जी। उसी के साथ जुड़ाव हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ भी सर, जी, उसके साथ साथ हम हर चीज़ को गुणवत्तापूर्ण कैसे ला सकते हैं। हम नौकरी दे रहे हैं एक मानदेय के आधार पर, जी, और हम काम कर रहे हैं पूरे मानदेय पर, और हमारे साथ जो अधिकांश लोग बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और छलांग लगाने की स्थिति में है, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, साथ ही साथ जो हमारा टैक्स का और जितने प्रकार की जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसमें भी विकसित और हमने विकास किया है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप कर रहा है, और गुणात्मक रूप से जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसमें भी हम काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम विषय जो आर्थिक क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है और हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। अनिल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार। जोहार। रांची दूरदर्शन के प्रति बहुत बहुत आभार।